सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। सेकेंड ईयर का जो कोड है बीपीएससी 133, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है। इट मींस कि जो राष्ट्रपति की जो व्यवस्था होती है, जहां पर राष्ट्रपति शासन पाया जाता है, वो आपकी प्रणाली के रूप में देखी जाती है और इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली हमारे भारतीय संविधान के रूप में देखा जाए तो हमारा देखा जाता है कि अनुच्छेद 63 में आपके राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 के आसपास इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार चला जाए तो राष्ट्रपति प्रणाली के ऊपर भी आपका देखा जाता है प्रधानमंत्री के व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। ना कि यहाँ पे बस राष्ट्रपति प्रणाली में यहाँ पे पूर्णतः देखा जाता है कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च का मतलब होता है यही इसका शासन चलाता है और यही कानून व्यवस्था का निर्माण करता है। राष्ट्रपति प्रणाली का मतलब ही होता है कि यहाँ पर सारी शक्तियों का जो व्यवस्था होता है, कानून व्यवस्था का निर्माण करने की व्यवस्था होती है, वो आपके राष्ट्रपति के अधीन पाई जाती है। राष्ट्रपति ही यहाँ पे शक्तियों का निर्माण करता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा ही शक्तियों को निर्माण करने के साथ साथ उसे चलाने का, कानून व्यवस्था बनाने की प्रयास भी आपके राष्ट्रपति व्यवस्था के रूप में ही देखने को मिलता है। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रणाली में हम यही देखते हैं कि जहां पर सारी कानून व्यवस्था, बिल पास करना या फिर बोल सकते हो कानून व्यवस्था का निर्माण करना, कानून चलाना, सरकार चलाना, इसका जो पूर्णतः सभी प्रकार के जो व्यवस्था है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली को एक सेकंड नेम से भी बहुत ज्यादा प्रचलित रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली को हम बोल सकते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? राष्ट्रपति प्रणाली का सेकंड नेम क्या है? अध्यक्षीय व्यवस्था प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमारे इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली में हमारा जो स्वरूप होता है वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे शक्तियों को स्वतंत्र रूप से चलाने का या फिर शासन करने का वो आपका देखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही करता है। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति ही यहाँ पे पूर्णतः किसी प्रकार का उस पर कोई भी दबाव नहीं होता था, किसी भी प्रकार से वो किसी के अधीन वर्क नहीं करता। वो अपने आवश्यकता तथा अपने व्यवस्थाओं के अनुसार अपना बोल सकते हैं कि शासन व्यवस्था चलाने का काम करता है। उसको कोई किसी से लेना देना नहीं, वो किसी से सलाह विमर्श करे, इस स्थिति में उसका कोई सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि यानी कि कोई भी उसके ऊपर नहीं है राष्ट्रपति प्रणाली में। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं जो सरकार का जो उत्तरदायी की जो व्यवस्था है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही निभाया जाता है। सरकार जो चलाने की प्रक्रिया है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही सरकारों का चलाना या फिर उसको सरकारी व्यवस्था में चयन करना। उदाहरण के तौर पे राष्ट्रपति प्रणाली में जो देखा जाता है सरकार का जो स्वरूप पाया जाता है वो आपका पहला बात कर लेते हैं कि विधायिका और आपका देखा जाता है कार्यपालिका। इन दोनों का जो व्यवस्था या रोल जो देखा जाता है ना, विधायिका और कार्यपालिका का राष्ट्रपति प्रणाली में बहुत ही बड़े पैमाने पे देखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति प्रणाली है ना, कार्यपालिका उसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली में, नॉट एट ऑल राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, और जो विधायिका होता है उसके प्रति कार्यपालिका जवाबदेही नहीं होता राष्ट्रपति प्रणाली में। कान खोल कर सुन लीजिएगा। इट मींस कहने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति व्यवस्था देखा जाए तो राष्ट्रपति व्यवस्था में आपका देखा जाता है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेही होता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर कार्यपालिका कुछ कर रही है तो वो
विधायिका को जवाब नहीं देगा कि भाई मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करना है। रिपोर्टिंग मतलब जवाब देने का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना, कि हाँ मैंने यहां तक काम कर लिया, ये काम किया, ये व्यवस्था लागू किया। तो वो आपका देखा जाता है कि कार्यपालिका इस तरीके की जो व्यवस्था है वो आपका राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं देखने को मिलता। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में आपका देखा जाता है, जो राष्ट्रपति प्रणाली में जो सबसे ज्यादा रूप देखा जाता है वो आपका कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम शक्तियों का यहाँ पे अगर बात की जाए राष्ट्रपति प्रणाली में तो दो रूपों में देखने को मिलता है, आपका विधायिका और तथा कार्यपालिका। कार्यपालिका के रूप में और विधायिका के रूप में ही आपका राष्ट्रपति प्रणाली के शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, विभाजन मतलब बांटना होता है। इट मीन्स कि जब आप शक्तियों को बांट देते हैं तो विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार ही राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों का पृथकीकरण कहलाता है। पृथकीकरण यानी कि सेपरेटेशन ऑफ पावर, जो आपका राष्ट्रपति प्रणाली के रूप में देखा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति प्रणाली को हम अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और अध्यक्षीय प्रणाली इट मींस राष्ट्रपति प्रणाली में जो शक्तियों का बंटवारा होता है दो रूप में होता है, एक है आपका विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका। इन दोनों के माध्यम से ही आपका शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, इन दोनों के ऊपर या इन दोनों के व्यवस्था के रूप में। तो इससे शक्तियों का पृथकीकरण भी सिद्धांत यानी कि शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है राष्ट्रपति प्रणाली को। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो ये इसमें बताना होगा कि राष्ट्रपति प्रणाली में शक्ति दो रूपों में बंटा होता है, एक विधायिका के रूप में तथा कार्यपालिका के रूप में। इसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के भी रूप से जानते हैं। इसीलिए दो रूपों में बंटने के कारण इसे शक्तियों का पृथकीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान से चलिएगा। ओके, अब उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति प्रणाली में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं पाया जाता, वो स्वतंत्र होता है, उस पर विधायिका का नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी शक्तियां वो अपने अनुसार प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रपति प्रणाली, जिसके अंतर्गत हमने यही देखा कि राष्ट्रपति प्रणाली की अगर बात की जाए तो इसमें हमारा राष्ट्रपति का अंश पाया जाता है। राष्ट्रपति ही यहाँ पे सर्वोपरि होता है, राष्ट्रपति ही यहाँ पे लीडर होता है, राष्ट्रपति ही यहाँ पे नायक होता है। राष्ट्रपति प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि इसमें जो वास्तविक रूप में अगर आपका देखा जाता है तो ये लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रणाली जो होता है वो राज्य का जो प्रमुख होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और सरकार का प्रमुख के रूप में देखा जाए तो वो आपका कार्यपालिका देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रपति प्रणाली की, जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि हमारा जो राज्य का जो प्रमुख होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और सरकार का प्रमुख आपका कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि राष्ट्रपति प्रणाली में या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में विधायिका के पर निर्भर नहीं होता, यानी कि विधायिका पर वो निर्भर नहीं होता। विधायिका वो अपने अनुसार चलती है और कार्यपालिका अपने अनुसार चलता है। तो ये थे आपके राष्ट्रपति प्रणाली, जिसके अंतर्गत हमने ये पॉइंट्स पढ़े। ओके, अब उसके अंतर्गत बात कर लेते हैं हमारा अगले पॉइंट्स का, जो हमारा अब आ जाता है इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं की बात कर लेते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमारे राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं या फिर राष्ट्रपति प्रणाली को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख पहले विशेषता की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होता है ना, शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शक्तियों को दो रूपों में बांटा जाता है। जैसे कि प्रमुख विशेषता का पहला पॉइंट लिख सकते हो, सबका पृथकीकरण। क्लियर है, शक्तियों का पृथकीकरण आप पहला पॉइंट लिख सकते हो। शक्तियों का पृथकीकरण या फिर शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, ये पॉइंट लिख के आप लिख लीजिए कि राष्ट्रपति प्रणाली में जो शक्तियां होती है दो रूपों में देखा जाता है। आपका एक है कार्यपालिका, दूसरा है आपका विधायिका। इन दोनों के रूप में ही आपका संवैधानिक तरीके से इनको शक्तियां प्रदान की गई है। और अगर बात कर लीजिए विधायिका का, तो विधायिका का कार्य जो बोल सकते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था का निर्माण करना, और कार्यपालिका का जो कार्य है वो कार्यपालिका के अनुसार
देखने को मिलता है कार्य करवाने का काम। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के रूप में ही शक्तियों का पृथकीकरण यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ये आपकी पहली विशेषता है। जो सब हेडिंग हम लिखेंगे, शक्तियों का बंटवारा या फिर शक्तियों का पृथकीकरण। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला अगला जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पर आपका देखा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है, वास्तविक प्रधान रूप में देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था, आधा ध या अक्ष व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि राज्य का और सरकार का जो वास्तविक प्रधान आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जिसके अंतर्गत हम संसदीय सरकार की प्रमुख नाम मात्र का यहाँ पर व्यवस्था ना होकर यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है। बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है, जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है ना, इसमें जो मंत्रिमंडल या फिर जो शासक होते हैं, यानी कि शासक जो शासन चलाते हैं को, वो आपका देखा जाता है विधायिका पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो विधायिका होती है उन पर नियंत्रण मुक्त करते हैं, यानी कि मुक्त रहते हैं, यानी कि उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, और जो विधानमंडल है उसके प्रति उत्तरदायित्व का अभाव होता है, यानी कि जो शासक होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, वो विधायिका के प्रति भी, विधानमंडल के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायित्व का नहीं देते, यानी कि उत्तर नहीं दे सकते। अगर विधानमंडल कुछ पूछ रहा है तो मंत्रिमंडल जरूरी नहीं है कि उसका जवाब दे, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व तो हमारा संविधान के प्रति हो सकता है, यानी कि जो अगर मंत्रिमंडल हो तो वो मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं वो संविधान के प्रति उत्तरदायी हो, लेकिन विधानमंडल के प्रति ना हो। ये इसकी विशेषता है। क्लियर है? कहने का मतलब ये था कि जो विधानमंडल के सदस्य है ना, वो सदस्य है ना, मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य के प्रति कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर मान लो कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्वाति होगी, श्वेता हो गई, ठीक है, ये मंत्रिमंडल के सदस्य है, मैं हो गया और कोई एक स्टूडेंट हो गया, हम विधानमंडल के सदस्य हैं। अगर मैं श्वेता और स्वाति से कुछ पूछूं तो जरूरी नहीं कि श्वेता मेरे को जवाब दे। क्लियर है? हाँ, लेकिन श्वेता और स्वाति जो है मंत्रिमंडल होने के कारण वो संविधान को जवाब जरूर देगा, अगर संविधान के अनुसार जवाबदेही होता है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, कार्यपालिका का जो कार्यकाल है निश्चित होता है, यानी कि निश्चित कार्यकाल। सब हेडिंग लिख लीजिए, निश्चित कार्यकाल। लिख लिया सब हेडिंग? अब जो निश्चित कार्यकाल से हम, निश्चित कार्यकाल यानी कि मतलब सीमित कार्यकाल होता है, सीमित कार्यकाल भी लिख सकते हो, निश्चित मतलब सीमित होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका होता है ना, उसका निश्चित कार्यकाल होता है, यानी कि वो निश्चित रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें जो संविधान जो है उसके जो कार्य की स्पष्टता जो बताई गई है वो निश्चित रूप में ही किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली में जब संविधान के अनुसार उसके टाइम पीरियड की बात की जाए, यानी कि कार्यपालिका की, तो वो निश्चित यानी कि बहुत लिमिट के अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि कार्यपालिका कितना भी काम करे ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली में उसे निश्चित कार्यकाल ही दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें एक नाम मात्र का वास्तविकता के रूप में देखा जाए तो कार्यपालिका किसी भी राज्य या फिर अपने व्यवस्थाओं के रूप में आपका अध्यक्ष सरकार का अध्यक्ष ही रूप में देखा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली में जो कार्यपालिका होता है ना, उसमें नाम मात्र का तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं होता, यानी कि इसमें जो राज्य का अध्यक्ष होता है ना, वो सरकार का भी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में क्या है कि राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखवाया था सेकंड पॉइंट में, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
चलो ठीक है, अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इसमें जो राष्ट्रपति होता है ना, विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो कार्यकाल होता है संविधान निश्चित करता है। यानी कि संविधान के अनुसार विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित कौन करता है? संविधान करता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली में संविधान मंडल को भंग नहीं कर सकता राष्ट्रपति, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, जो उसके कार्यकाल को भंग कर सकता है वो आपका संविधान के अनुसार ही निश्चित किया गया है। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या है ना, अगर विधानमंडल के सदस्य द्वारा कोई भी निर्णय या फिर फैसला लिया जा रहा है तो राष्ट्रपति उसे भंग नहीं कर सकता, उसे खारिज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो संविधान के अनुसार वर्क करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा देखने को मिलता है अगला पॉइंट। तो हमारा अगला पॉइंट है 7th, जो कि आपका देखने को मिलता है, मंत्रिमंडल जैसी संस्था का अभाव पाया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है ना, एक संस्था, यानी कि जैसा बोलो मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल जैसी, जैसी यानी कि उसकी सिमिलरिटी जैसी उस उन संस्था का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति सरकार चलाने का जो काम होता है उसका जो कौन सहयोग करता है, उसको नियुक्त करने का बात कर ले तो कैबिनेट जैसी संस्था यहाँ पर नियुक्त करता है। यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली में मंत्रिमंडल का कोई रोल नहीं पाया जाता, कोई संस्था नहीं पाई जाती। यानी कि मंत्रिमंडल जैसी, नॉट एट ऑल मंत्रिमंडल, सिमिलरिटी उसकी जैसी कोई नहीं पाई जाती, लेकिन मंत्रिमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रणाली में देखा जाए तो स्वा वो हमारा नियुक्ति की बात की जाए तो कैबिनेट जैसी संस्थाओं के द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति प्रणाली को। ठीक है, क्लियर है? सिंपलीफाई में बोलो ना, सिंपलीफाई में बोलो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो, तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य है ना, ठीक है, अब जैसे कि सविता ने अभी जस्ट बोला कि सर अभी जो मैं बोलने वाली थी स्वाति ने वैसे ही बोल दिया, यानी कि सविता भी उसी तरीके से थिंकिंग सोच रही थी। तो वैसे ही है कि मंत्रिमंडल के सदस्य है ना, या फिर मंत्रिमंडल जो संस्था है, उस संस्था के जैसा कोई भी संस्था नहीं पाया जाता। और राष्ट्रपति सरकार चलाने के लिए जो आपका सहयोग करता है, यानी राष्ट्रपति को नियुक्त करने का सहयोग करता है, वो कौन करता है? कैबिनेट जैसी संस्था उन्हें नियुक्त करता है। नो कि वो आपके मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर हुआ स्वाति? अब यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को नहीं नियुक्त किया जाता, कैबिनेट के सदस्य या संस्था के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, कार्यपालक जो है, यानी कि कार्यपालक यानी कि कार्यपालिका जो है, उसकी शक्तियों का प्रयोग उसका उत्तरदायी जो होता है वो आपका राष्ट्रपति का जो शासन अध्यक्ष माना जाता है, या फिर राष्ट्रपति ही माना जाता है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष माना जाता है या फिर उत्तरदायी बोल सकते हो कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी हो सकता है? राष्ट्रपति के प्रति, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसका कार्यपालिका वर्ग करता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। क्लियर हो गया? जो कार्यपालिका होता है वो अपने शक्तियों का प्रयोग और अपने अलावा वो दूसरे के प्रति जवाबदेही, वो जिसके प्रति होता है वो आपका राष्ट्रपति के प्रति होता है जवाबदेही। यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका से कुछ पूछेगा तो वो जवाब देगा, लेकिन विधायिका के प्रति नहीं। मैंने मतलब बोला था ना, विधायिका के प्रति नहीं होता, लेकिन इसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति आपका कार्यपालिका जो है जवाब देता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर कार्यपालिका को शक्तियां प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, आपका अगला पॉइंट होता है कार्यपालक जो होता है, यानी कि कार्यपालिका की जो शक्तियों का प्रयोग, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है, इसमें आपका आ जाता है, विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों का सर्वोच्च कार्यपालिका और न्यायपालिका का न्यायाधीश पद से हटा सकता है। यानी कि विधानमंडल का जो सर्वोच्च माना जाता है ना, विधानमंडल को
सरकार का अन्य सर्व अंग से सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर महाभियोग के द्वारा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। ये बात लिख लीजिए आप लोग। ओके, अब जो कार्यपालिका है वो जनता के रूप में क्या होता है, उत्तरदायी होता है प्रत्यक्ष रूप में, यानी कि उसके द्वारा ही आपका देखा जाए जनता अगर कुछ बात पूछे तो कार्यपालिका को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो वाटर गेट जो कांड है, यानी कि कांड राष्ट्रपति के निक्सन ने अपने उत्तरदायी को मानते हुए त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, कहने का मतलब एक घटना घटित हुआ था, वाटर गेट कांड। एक राष्ट्रपति थे जो देखा जाता है कि अगर उनके सामने ये बात रखी गई उत्तरदायी व्यवस्था का कि यानी कि जो उत्तर जवाबदेही होते हैं, तो उस स्थिति में उन्होंने इस बात पे त्याग पत्र दे दिया था। तो ये बात आप मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। तो इसमें बस ये लिख लेना कि जो राष्ट्रपति प्रणाली में आपका कार्यपालिका होता है ना, वो जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी पाया जाता है, यानी कि जनता अगर कुछ भी राष्ट्रपति से पूछे, सवाल जवाब करे, तो वो जवाबदेही होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है एवरीवन? तो ये थे आपके राष्ट्रपति प्रणाली और इसकी कुछ विशेषता जिसे हमने चर्चा किया। अब उसके बाद आपको जो कि महत्वपूर्ण है, ये आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो कि यूजफुल रहेगा और एग्जाम में इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।